पर्वतीय मृदा। इस प्रकार की मृदाएं प्रायः पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन पाए जाते हैं। यह मृदा जटिल एवं विविधता वाली होती है। यह नदियां घाटियों में जलोढ़ मृदा एवं ऊंचे भागों में मोटे कणों वाली अपरिपक्व मृदा के रूप में पाई जाती है। पर्वतीय भागों में प्रायः भू आकृतियों, वनस्पतिक एवं जलवायविक दशाओं में पर्याप्त जटिलता व विविधता के कारण यहाँ एक ही प्रकार के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अपरदन हो जाता है और ये अम्लीय एवं ह्यूमस रहित हो जाते हैं। नदी घाटी के निम्नवर्तीय क्षेत्रों में, विशेष करके नदी सोपनों और जलोढ़ पंखों में ये मृदा उपजाऊ होती है। यहाँ ढलानों पर फलों के बागान एवं नदी घाटी में चावल एवं आलू का लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त सभी मृदा के वितरण मानचित्र में दिखाया गया है। भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग। मानव विविध उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भूमि संसाधन का उपयोग करता है। ये उपयोग निम्न वर्ग में रखे जाते हैं: वन विस्तार, कृषि अयोग्य बंजर भूमि, गैर कृषि कार्य में संलग्न भूमि यथा इमारत, सड़क, उद्योग इत्यादि, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि, बाग बगीचे एवं उपवन में संलग्न भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि जिसका प्रयोग 5 वर्ष से न हुआ हो, वर्तमान परती भूमि, वर्तमान परती के अतिरिक्त वह वे परती भूमि जहां 5 वर्षों से खेती न हुई है, शुद्ध बोई गई भूमि। भारत में भू उपयोग का स्वरूप। भू उपयोग के 2 प्रमुख कारक निर्धारित करते हैं: भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारकों के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु, मृदा को सम्मिलित किया जाता है। बाकी मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या, घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति एवं परंपरा इत्यादि शामिल किया जाता है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का मात्र 93% भाग ही भूमि उपयोग का आंकड़ा उपलब्ध है। जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत एवं चीन अधिकृत भूमि का उपयोग सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। भारत की भूमि उपयोग को इस चित्र में तुम देख सकते हो, देखा जा सकता है। इस चित्र में वर्ष 1960 से 61 में 2002 से 3 का भूमि उपयोग दिखाया गया है। भारत पशुधन के मामले में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है ना। पशुधन, भारत में पशु का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। दूध के मामले में भी भारत आगे है, किंतु अस्थायी चारागाह के लिए बहुत कम भूमि है ना। मतलब चराने के लिए भूमि बहुत कम है उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। चारागाह के लिए बहुत कम भूमि उपलब्ध है, जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है। अतः पशुपालन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में परती भूमि अतिरिक्त अन्य परती भूमि अनुपजाऊ है। ऐसी भूमि के 2-3 वर्ष से में अधिक से अधिक बार बोया जा सकता है। अगर ऐसी भूमि को शुद्ध बोया गया क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी वर्तमान उपलब्ध में क्षेत्र का मात्र 54% ही भूमि कृषि योग्य है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र के विस्तार में भी सभी राज्यों में पर्याप्त विविधता है। पंजाब, हरियाणा में कुल भूमि 80% भाग पर खेती होती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र में खेती होती है। किसी भी देश में पर्यावरण संतुलित रखने के लिए उसके क्षेत्र के 33% भूभाग पर विस्तृत वांछित है। इस निर्धारित सीमा को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनाया गया था, पर आज भी मात्र 20% भूभाग पर वन का विस्तार किया जा सकता है। पर्यावरणीय विनाश की ओर संकेत कर रहा है। वन पर्यावरण संतुलन के साथ साथ लोगों का आजीविकाओं के स्रोत भी है। बंजर भूमि एवं गैर कृषि परियोजना कार्य में संलग्न भूमि लगातार समस्या को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। भूमि लगातार समस्याओं को बढ़ाने में मदद करें। पथरीली चट्टानों, शुष्क एवं मरुस्थलीय भूमि बंजर है, तो इस भूमि को संस्कृति का गैर नियोजित विकास, भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के मानकों की अवहेलना कर रहा है। मानव अधिवास का निर्माण, संचार साधन, रेल सड़क का विकास, उद्योग धंधे की स्थापना की उत्सर्जित पदार्थों का निपटान, भू संसाधन निम्नीकरण अप्रत्याशित सहयोग करता है। इन कारणों से समाज एवं पर्यावरण दोनों पर आपदा की काली छाया पड़ने लगी है। भूक्षरण और भू संरक्षण। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है ना। मतलब एक जगह से दूसरे जगह क्या रासायनिक संलग्न क्या बोलते हैं उसको, है ना, क्या बोलते हैं, सॉइल एरोजन। भूक्षरण क्या हो गया? सॉइल एरोजन। यह विविध प्राकृतिक कारकों जैसे गतिशील जल,
गतिशील जल, पवन, हिमानी, सामुद्रिक लहरों द्वारा एक प्रकार की मृदा चोरी है। गुरुत्व बल के प्रभाव से भी पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर स्खलित होती है। पर्यावरणीय समस्याओं के जलवायु परिवर्तन, भूतपन जैसी भयावह स्थितियां पैदा होती है, जिसकी वजह से अनावृष्टि या अतिवृष्टि पैदा होती है। अनावृष्टि की मृदा की नमी एवं सांसारिक संगठन का लोप हो जाता है और धीरे धीरे मृदा शुष्क होकर प्रकृति के अपरदनकारी दूतों द्वारा भूरक्षित कर लिए जाते हैं। तीव्र वर्षा से भी मृदा का कटाव होकर अवनालिका के माध्यम से किसी खड्डे या घाटी में जमा कर दिए जाते हैं। भारत में इस प्रकार के लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का नुकसान हुआ है और ये निम्नीकृत हो गए हैं। इस निम्नीकृत भूमि का 28% क्षेत्र वन के अंतर्गत तथा 56% क्षेत्र जल अंतर्गत है। शेष क्षेत्र या तो लवणीय और क्षारीय स्थिति में है या मानव क्रियाकलापों में से निम्नीकृत हो गए हैं। वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन, रसायनों का अत्यधिक उपयोग जैसी मानवीय अनुकीर्णियाँ भूमि निम्नीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खनन के उपरांत उस स्थान को खाइयों एवं मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। इस कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भूमि निम्नीकरण हुआ है। उड़ीसा वन उन्मूलन के कारण भूमि निम्नीकरण का शिकार हुआ है। इस प्रकार गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में अति पशुचारण ने भूमि का स्तर को प्रभावित किया है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई की भूमि का निम्नीकरण हुआ है। अति सिंचन से जलाक्रांतता वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा होती है, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण बढ़ जाती है, जो भूमि के निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट, मृदा बर्तन, मूर्ति निर्माण में चूना पत्थर, खरिया, सेल खरी के पीसने से वायुमंडल में धूल विसर्जित होते जा रहे हैं, जो धीरे धीरे भूमि पर परत के रूप में जम जाते हैं और मृदा के जल अवशोषण की क्षमता को प्रभावित करते हैं। उद्योगों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ भूमि और जल दोनों को ही प्रदूषित करते हैं। यह एक अकाट्य सत्य है कि मानव के 95% से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति भूमि द्वारा होती है। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां मृदा में सुलभ होते हैं। यही हमारे पूर्वजों ने भी इस भूमि का उपयोग इस संदर्भ में किया और उनकी संतति के रूप में वर्तमान पीढ़ी भी लाभान्वित हो रही है। इतना ही नहीं, भावी पीढ़ी के लिए भी यह आधार स्तंभ बनी रहेगी। भोजन, वस्त्र, आवास जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की आपूर्ति के अतिरिक्त मानव ने जो अपनी लिप्सा बढ़ाई है, उससे भूमि का निम्नीकरण होता रहा है। साथ ही साथ इसे बढ़ावा देने वाले प्राकृतिक ताकतों को बढ़ावा मिल रहा है। अतः भूमि निम्नीकरण आधुनिक मानव सभ्यता के लिए एक निकट समस्या है। इसका संरक्षण हमारे लिए चुनौती है, किंतु सृष्टि को अक्षुण्ण रखना तो चुनौतियों स्वीकार करते हुए संरक्षण पर ध्यान देना आवश्यक है। संरक्षण के विविध तरीके हो सकते हैं, जो मानवीय क्रियाकलाप द्वारा अनुप्रयोग में लाए जा सकते हैं। फसल चक्रण द्वारा मृदा के पोषणीय स्तर को बरकरार रखा जा सकता है। गेहूँ, कपास, मक्का, आलू आदि के लगातार उगाने से मृदा में हर्ष उत्पन्न होता है। इसे तिलहन, दलहन पौधे की खेतों के द्वारा पूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। इससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई, कंटोर प्लाउइंग द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मृदा की सतत गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल पर संरक्षण, भूमिगत जल की पूर्णपूर्ति का प्रबंधन आवश्यक है। आधुनिक सिंचाई पद्धतियों को अपनाकर मृदा एवं जल दोनों को संरक्षित किया जा सकता है। पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, स्ट्रिप फार्मिंग श्रेयस्कर है, जो फसलों के बीच घास की पट्टियां विकसित करने पर आधारित है। रसायन का उचित उपयोग कर मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। रसायनों के सतत उपयोग से मृदा के पोषक तत्वों में कमी होने लगती है। ये पोषक तत्व जल, वायु, केंचुआ एवं अन्य सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। एडीन नाम का रसायन मेढक के प्रजनन पर रोक लगा देता है, फलतः कीटों की संख्या को बढ़ा देता है। अतः रसायनों की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग किया जाए। रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक खाद का उपयोग मृदा के संरक्षण में सहायक है। संभव हो तो जैव कीटनाशी का प्रयोग किया जाए, है ना, जिससे फसल की सुरक्षा के साथ साथ संख्या सीमित हो जाती है। वृक्षारोपण मृदा संरक्षण की सबसे बड़ी शर्त है, जिससे मृदा संरक्षण की बाधा पहुंचती है और इनके पत्तियों से प्राप्त ह्यूमस मृदा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक होती है। उपयुक्त प्रक्रम और उपक्रम द्वारा मृदा संरक्षण का कार्य किया जा सकता है।